जा रहे हैं 12th क्लास जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है उसका 5th चैप्टर लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सी इंफॉर्मेशन दी गई है जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे पीसीएससी, दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लैंड यूज कैटेगरी। अब जो भी लैंड यूज हो रहा है उसका रिकॉर्ड कौन रखता है? लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। जो भी लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो रिकॉर्ड रखता है कितना इंडिया में लैंड यूज हो रहा है। ठीक है, अब कितना जो लैंड है वो एडमिनिस्ट्रेटिव के यूनिट के अंडर आता है। ठीक है, द सर्वे ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजरिंग द जोग्राफिकल एरिया ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इन इंडिया। तो वो कौन मेजर करता है? वो हमारा सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे चैप्टर बहुत आसान है। जो पहला कौन रिकॉर्ड रखता है लैंड यूज का? वो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। और दूसरा सर्वे ऑफ इंडिया ने बताया था कि कितना एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के अंडर एरिया है। अब जो लैंड यूज कैटेगरी है हमारी, अब हम उसको देखने जा रहे हैं। लैंड यूज कैटेगरी का क्या मतलब है? कितना यूज किस चीज के अंडर है, कितना लैंड किस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है। सबसे पहले लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग बोला गया था कि फॉरेस्ट के अंडर कितना है, बैरन वेस्ट एंड वेस्ट लैंड के अंडर कितना है, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब लैंड रेवेन्यू रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो फॉरेस्ट हमारे क्या होते हैं? जंगल हम बोलते हैं। अब गवर्नमेंट जिसको नोटिफाई कर देती है, जिसको गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई ये फॉरेस्ट है, ऐसा तो नहीं है कि वो फॉरेस्ट हो जाएंगे। एक्चुअल में फॉरेस्ट कहाँ होते हैं? जहाँ बड़े बड़े पेड़ होते हैं, पेड़ होते हैं। ठीक है, हम तो उसी को फॉरेस्ट बोलेंगे। तो जो एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया है और जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है वो टोटली डिफरेंट है। ठीक है, पहला जो लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग जो पहला लैंड है इंडिया में वो फॉरेस्ट के अंडर है। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एरिया अंडर द एक्चुअल फॉरेस्ट, एक्चुअल मतलब जो है सच में है, वो डिफरेंट है जितना गवर्नमेंट ने क्लासीफाई किया है उससे टोटली डिफरेंट है। दूसरा बैरन एंड वेस्ट लैंड। इंडिया में अब बैरन एंड वेस्ट लैंड कितना है? कौन सा लैंड होता है जहाँ पे कुछ ग्रो नहीं होता, बस ऐसा ही एरिया पड़ा हुआ है, कोई फसल नहीं होती। तीसरा जो एरिया होता है नॉन एग्रीकल्चर यूज़ के लिए, लैंड हमारी है जो नॉन एग्रीकल्चर यूज़ के लिए। देखिए भाई, अब नॉन एग्रीकल्चर यूज़ के लिए क्या, हम बिल्डिंग बना रहे हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट सेटअप कर रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, कैनाल बना रहे हैं, तो ये सारा क्या है? एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए तो नहीं है, नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए हो गया। अब परमानेंट पास्चर और ग्रेजिंग लैंड के जो ये लैंड होती है ना, वो विलेज पंचायत के अंडर आती है या फिर गवर्नमेंट के अंडर आती है। इसको कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स बोला जाता है। ठीक है, पास्चर ग्रेजिंग लैंड हो गया। अब ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव। अब नेट शोन एरिया क्या होता है? सबसे पहले ये पता होना चाहिए, नेट शोन एरिया वो एरिया होता है जहाँ पे हम अपनी क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, फसलों को ग्रो करते हैं। लेकिन अब ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स एरिया कौन सा होता है? जो क्रॉप्स को छोड़ के हम फ्रूट्स एंड ऑर्चार्ड्स ग्रो करते हैं उसको बोला जाता है ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स एरिया, नॉट इंक्लूडेड इन द नेट जोन एरिया। नेट जोन एरिया तो हमारा सिर्फ फसलों के लिए हो गया, फ्रूट्स वेजिटेबल्स वो नहीं आते इसमें। कल्चरेबल लैंड, ये कौन सा होता है? कल्चरेबल वेस्ट लैंड। मान लो आपके पास कोई लैंड है, आपने उसको 5 साल के लिए छोड़ दिया कि इसकी फर्टिलिटी अच्छी बन जाए। ठीक है, तो उसको बोला जाता है कल्चरेबल वेस्ट लैंड। इसके बिल्कुल अपोजिट होता है फैलो अदर देन करंट फैलो। ठीक है, ये है, ये वो एरिया होता है जिसको 5 साल से कम और 1 साल से ज़्यादा के लिए छोड़ा जाता है कि भाई इस सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाए तब हम इसमें कुछ ग्रो करेंगे। ठीक है, ऐसे एरिया को फैलो अदर देन करंट फैलो बोला जाता है। तो फिर करंट फैलो क्या हुआ? ऐसा एरिया, ऐसी लैंड जिसको हमने 1 या 1 साल से कम के लिए छोड़ा है उसको करंट फैलो बोला जाता है। नेट शोन एरिया जहाँ पे कुछ ग्रो किया जाता है उसको नेट शोन एरिया, क्रॉप्स ग्रो की जाती है बाद में उसको हार्वेस्ट किया जाता है। ये हो गया। अब ये हमने देखा कि लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग कौन कौन सा एरिया किस किस चीज़ के अंडर था। अब हम आगे ना स्लाइड है कि उसमें देखेंगे कि ये जितने भी एरिया पड़े हैं, ये कौन सा डिक्रीज हुआ है, कौन सा इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है तो क्यों हुआ है, इंक्रीज हुआ थे क्यों हुआ है, ये हम एक एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे।
अब हम देखेंगे कि लैंड यूज पैटर्न चेंज कैसे हुआ इंडिया में। देखो, अब जैसे देखो, अब हम देखेंगे कि जो साइज ऑफ द इकोनॉमी उसने कैसे हमारे लैंड पे इम्पैक्ट डाला है। अब जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारी कंट्री में प्रोड्यूस हो रही हैं, जैसे जैसे वो बढ़ रही हैं, है ना, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ रही है हमारी कंट्री में, इनकम का लेवल बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। तो जो ये सारे के सारे फैक्टर हैं, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो रिसोर्सेज की भी तो ज़रूरत होगी। तो जो वो रिसोर्सेज है वो हम लैंड से ही तो लेंगे। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि लैंड तो लिमिटेड ही है ना, लैंड के रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, लैंड का जो प्रेशर था, लैंड के ऊपर प्रेशर था, वो भी इंक्रीज हुआ विद टाइम, एंड मार्जिनल लैंड वुड कम अंडर यूज। जो पहले यूज में नहीं थी उसका भी यूज होने लगा। composition of the economy will undergo a change over time. In other words, कैनरी देखो, पहले ज़्यादातर जो लोग थे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व थे, हालांकि अभी भी है, बहुत बड़ा सेगमेंट हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में ही है, लेकिन पहले के कंपैरिजन आज जो लोग हैं वो सेकेंडरी और टर्शरी जो सेक्टर है हमारा इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो पहले का पैटर्न था और आज का पैटर्न है हमारा चेंज हुआ है। आज लोग एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर में शिफ्ट कर रहे हैं। तीसरा जो दिया गया है कि भाई देखो, थर्ड, दो द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एग्रीकल्चर एक्टिविटी रिड्यूस ओवर द टाइम, बट देखो एग्रीकल्चर जो एक्टिविटी थी उनमें लोग कम पार्टिसिपेट करना शुरू किए हैं, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जो प्रेशर था लैंड पे वो अब भी डिक्लाइन नहीं हुआ है। क्या कारण है? जो डेवलपिंग कंट्रीज है हमारी, जैसे इंडिया है, द शेयर ऑफ द पॉपुलेशन, जो बहुत बड़ी लोग हैं वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करते हैं, लेकिन जो उनके डिपेंडेंस है वो धीरे धीरे कम हो रही है, बहुत धीरे धीरे कम हो रही है। हो तो रही है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं हो रही कि वो जो एग्रीकल्चर के पे उनकी डिपेंडेंस है वो कम हो सके। स्लोली कंपेयर टू डिक्लाइन इन द सेक्टर्स शेयर। जैसे देखो, इस लाइन का क्या मतलब हुआ, लोगों की डिपेंडेंस एग्रीकल्चर में कम तो हुई है लेकिन इतनी कम नहीं हुई कि जितना जीडीपी में डिक्लाइन हुआ एग्रीकल्चर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जितना पहले था अब नहीं है, लेकिन जो लोगों की जो संख्या है, लोगों की जो श्रेणी है जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी वो बहुत स्लोली डिक्लाइन कर रही है, लेकिन जीडीपी बहुत तेजी से जो एग्रीकल्चर को कंट्रीब्यूट जीडीपी को एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट कर रहा था वो बहुत तेजी से कम हुआ है। नंबर ऑफ पीपल जो एग्रीकल्चर सेक्टर में इंक्लूड है, डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। अब जैसे मैंने पहले बताया था, हम देखेंगे फॉरेस्ट का एरिया इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ है, तो वो ये अब यहाँ से हमें समझ आएगा कि कौन कौन सा एरिया इंक्रीज हुआ, क्यों हुआ है। देखो, नॉन एग्रीकल्चर जो लैंड था वो इंक्रीज हुआ है, जैसे हमने पढ़ा था ना, यहाँ पे कहाँ गया, ये रहा, नॉन नॉन नहीं नहीं ये रहा, नॉन एग्रीकल्चर जो यूज था लैंड का वो इंक्रीज हुआ है, ये वाला। अब ये तो एक बिल्कुल सीधी सी बात है कि अब इतनी डेवलपमेंट हो रही है, जो एग्रीकल्चर की लैंड थी वो भी अंडर आ रही है नॉन एग्रीकल्चर के, ठीक है। तो बिल्डिंग्स के लिए, रोड की कंस्ट्रक्शन के लिए, फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन के लिए, तो ऑटोमेटिकली नॉन एग्रीकल्चर लैंड बढ़ रहा है। इसका ये भी एक कारण है, ये कारण बताए गए हैं, ठीक है। दिस इज ड्यू टू चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। क्या हुआ है कि जो डिपेंडिंग ऑन द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा फैसिलिटी जो है एक्सपैंड कर रही है, जिसके लिए हम जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था, वेस्ट लैंड थे जो हमारे, उसको भी हमने नॉन एग्रीकल्चर में ले लिया है, इसलिए वो इंक्रीज किया है। आगे, इंक्रीज इन द शेयर अंडर द फॉरेस्ट एज एक्सप्लेन बिफोर। देखो, फॉरेस्ट बढ़ा है लेकिन जो गवर्नमेंट नोटिफाई कर रही है कि इतना फॉरेस्ट बढ़ा है, उसके कंपैरिजन इतना फॉरेस्ट बढ़ा नहीं है, जो एक्चुअल फॉरेस्ट है वो कम है। इंक्रीज इन द करंट फैलो। करंट फैलो कौन सी थी, यहाँ पे मैंने करवाया था करंट फैलो, जिसको 1 साल या 1 साल के लिए कम के लिए छोड़ा जाता है। करंट फैलो इंक्रीज हुई है, क्यों इंक्रीज हुई है? क्योंकि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था, एक इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर का जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ी, पॉपुलेशन ग्रो हुई, है ना, तो एग्रीकल्चर पे प्रेशर पड़ा, तो उन्होंने क्या किया, जो करंट फैलो लैंड ऐसे ही 1 साल के लिए छोड़ी गई तो उसको भी एग्रीकल्चर में ले लिया, ठीक है।
increase in the current fallow cannot be explained from the information pertaining to, बेसिकली यहाँ पे हम एग्रीकल्चर का भी नहीं कह सकते, यहाँ पे दो ही फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है, रेनफॉल और क्रॉपिंग साइकिल। अगर रेनफॉल अच्छी होती है तो हम ग्रो करना शुरू कर देते हैं, तो इसका ये कारण है कि करंट फैलो इंक्रीज हुई है। इंक्रीज इन नेट शोन एरिया, अब नेट शोन एरिया कौन सा होना है जहाँ पे हम एग्रीकल्चर करते हैं, नेट शोन एरिया इंक्रीज हुआ है, जो मैंने थर्ड में एक्सप्लेन किया था वो यहाँ आना था, ठीक है। जो नेट शोन एरिया इंक्रीज हुआ है उसका कारण क्या था, क्योंकि हमारी आबादी बढ़ी, आबादी बढ़ने के कारण हमारे जो एग्रीकल्चर रिसोर्सेज थे उन पे प्रेशर हुआ। तो अब उन्होंने क्या किया कि जो पहले लैंड जैसे कल्चरेबल लैंड ऐसी छोड़ी गई थी 5 साल के लिए, 5 साल के कम के लिए, या फिर जो भी लैंड छोड़ी गई थी ऐसे, उसको इन्होंने अपने अंडर लिया। तो जिसके कारण जो नेट सोन एरिया था, एग्रीकल्चर एरिया था, ये देखिए कल्चरेबल वेस्ट लैंड एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज किया जाने लगा, बिफोर विच इट वाज रजिस्टरिंग अ स्लो डिक्रीज, देयर वाज इंडिकेटेड दैट मोस्ट ऑफ द डिक्लाइन हैड अकर्ड ड्यू टू इंक्रीज इन द एरिया अंडर द नॉन एग्रीकल्चर यूज। पहले कम हुआ था क्योंकि इसका नॉन एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जाने लगा, लेकिन बाद में बाकी का एरिया जो 5 साल के लिए छोड़ा गया था उसको इसके अंडर करके इसको इंक्रीज किया गया। आगे ये तो सेक्टर थे जो इंक्रीज हुए, अब डिक्रीज कौन सा हुआ है, जैसे लैंड जो अब डिक्रीज हुआ है, जैसे हमारा 4 सेक्टर है वो डिक्रीज हुए है, बैरन एंड वेस्ट लैंड। बैरन एंड वेस्ट लैंड क्यों डिक्रीज हुआ, क्योंकि जैसे जैसे आबादी बढ़ी, एज द प्रेशर इंक्रीज ऑन द लैंड, तो उन्होंने क्या किया, जो आबादी बढ़ी, डेवलपमेंट भी होगी, उस आबादी को कहीं रखने के लिए उन्होंने, जैसे रिसोर्सेज पे हमारा प्रेशर आया, एग्रीकल्चर रिसोर्स पे, कुछ लैंड को उन्होंने एग्रीकल्चर के लिए यूज किया, कुछ लैंड को उन्होंने नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए यूज किया, ठीक है। वेस्ट लैंड भी इसमें यूज की, कल्चरेबल वेस्ट लैंड हैज विटनेस डिक्लाइन ओवर द टाइम, क्योंकि जितनी भी ये लैंड थी वेस्ट लैंड छोड़ी गई थी, इन्होंने एग्रीकल्चर के लिए कहीं जगह पे इन्होंने फसलों को उगाना शुरू कर दिया, और कहीं जगह जगह पे इन्होंने डेवलपमेंट की, जैसे रोड, हॉस्पिटल्स, काफ़ी सारी कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दी। तो क्यों बैरन और वेस्ट लैंड कम हुआ, जो ये सारे एरिया क्यों कम हुए, ये एक ही दिया गया, पढ़ सकते हो, क्योंकि हमारा जैसे जैसे आबादी बढ़ी, पॉपुलेशन बढ़ी, उस पॉपुलेशन ने रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला, उस प्रेशर को कम करने के लिए हमें एग्रीकल्चर लैंड चाहिए था। जब एग्रीकल्चर लैंड हमें मिली, हमने वो वेस्ट लैंड जैसे पड़ा हुआ था, बैरन पड़ा हुआ था, जहाँ कल्चरेबल वेस्ट लैंड पड़ी हुई थी, हमने वो सारी की सारी अंडर पास्चर, ट्री क्रॉप्स, फैलो लैंड सारी की सारी एग्रीकल्चर में ली, इसीलिए तो हमने वैसे पीछे पढ़ा ना, नेट एरिया शोन हमारा इंक्रीज हुआ, इसीलिए ये डिक्रीज हो गया। अब एग्रीकल्चर लैंड यूज इन इंडिया, देखो भाई, एग्रीकल्चर जो प्योरली है ना, वो लैंड बेस्ड एक्टिविटी है। अगर आपकी सॉइल अच्छी है तो आपकी प्रोडक्शन अच्छी होगी। सेकेंडरी टर्शियरी एक्टिविटी की तरह तो नहीं कि उसको सिर्फ लैंड चाहिए, अच्छी हो या ना हो डिपेंड नहीं करता, लेकिन एग्रीकल्चर जो है वो सिर्फ और सिर्फ सॉइल पे बेस होता है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ लैंड हैज अ डायरेक्ट बेयरिंग ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड विच इज नॉट ट्रू फॉर अदर एक्टिविटी। In the rural area, aside from its value as a productive factor, and land ownership has social value, serve as a security for credit, natural hazards or life contingency, and also add to the social status। यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि जो भी है, सॉयल जैसी होगी हमारी एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन अच्छी होगी, तो टोटली जो भी चीज़ है वो सॉइल पर डिपेंड करती है। आगे हम जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो है क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया। कौन कौन से हमारे क्रॉप्स इंडिया में ग्रो किए जाते हैं। हमारे इंडिया में 3 क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, खरीफ, रबी एंड जायद। खरीफ जो है उसमें आता है राइस, कॉटन, ज्वार, बाजरा, तुर। रबी में आता है वीट, ग्राम, रेपसीड, मस्टर्ड, बार्ले। जैद में आता है जैसे हमारा वाटरमेलन होता है, कोकम्बर होता है, फ्रूट्स, फॉडर, ये सारे उसमें आते हैं, ठीक है। खरीफ, रबी एंड जायद। होता क्या है खरीफ, देखो खरीफ हम जून में ग्रो करते हैं, जून में ग्रो करते हैं, और जब हमारी सर्दी आती है तो हम इसे काट लेते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको बोला जाता है खरीफ। जून और सितंबर, ये मॉनसून आने, जब मॉनसून आता है हमारे, अब देखोगे ना जून में मॉनसून आ रहा है, जून में ऑनसेट ऑफ द मॉनसून ये शुरू होती है। रबी, जब हम खरीफ को कट कर लेते हैं तो हम रबी फसल ग्रो करते हैं। रबी अक्टूबर में और मार्च में कट कर ली जाती है। रबी के बाद जायद जो होती है वो बहुत ही छोटे टाइम के लिए होती है। तो ये सारा भी एक्सप्लेन किया गया है। खरीफ,
रबी एंड जायद यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे बोला गया है कि जो खरीफ है वो साउथ वेस्ट मानसून पे डिपेंड करती है, ठीक है। ये दिया गया जायद जो होती है वो शॉर्ट ड्यूरेशन समर क्रॉपिंग सीजन होता है, जिसमें जो हमारा जो वाटरमेलन, ककम्बर, वेजिटेबल, फॉडर, ये सब कुछ ग्रो किया जाता है। अब आपने देखा होगा ये नॉर्थ स्टेट की जो हमारे क्रॉप्स ग्रो की है वो है खरीफ, रबी और जायद। आप देखोगे साउथ स्टेट में रबी की भी सेम ही है, खरीफ की भी सेम ही है और जायद की भी सेम, रबी की और खरीफ की सेम ही है और जायद की तो चेंज हुई है। ऐसा क्यों है? देखो राइस है, मेज है, रागी है, ज्वार है, ग्राउंडनट है, पांचों की पांचों फसलों खरीफ में भी वही है, रबी में भी वही है, सर्दी गर्मी दोनों सीजन में एक ही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हमारी सदर्न स्टेट है वो सारी की सारी स्टेट्स, सारी की सारी नहीं कह सकते लेकिन जितनी भी मोस्टली स्टेट हैं वो कोस्टल को टच करती है, कोस्ट एरिया को टच करती है। तो आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई चीज़ कोस्ट एरिया को, हमारे ओशन को टच करती है तो उस पर ज़्यादा टेम्परेचर का फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता टेम्परेचर का। इसीलिए जो खरीफ फसलों को ग्रो करने के लिए टेम्परेचर, मॉइस्चर जो भी चाहिए होता है वो उनको रबी में भी मिल जाता है, रबी के लिए जो चाहिए होता है वो खरीफ के लिए भी मिल जाता है। इसीलिए इनमें ज़्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं होता। इसीलिए जो रबी और खरीफ की जो फसलें होती हैं हमारे इंडिया में, साउथ इंडिया में वो सेम होती है, नॉर्थ इंडिया में वो तो चेंज होती है, जैसे खरीफ की अलग है, रबी की अलग है, जायद की अलग है, लेकिन साउथ इंडिया में सारी की सारी सेम क्यों है? क्योंकि जो ये एरिया होता है ये हमारा कोस्टल को टच करता होता है, कोस्टल एरिया होता है ये, आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे इतना सॉइल मॉइस्चर होता है, इतना टेम्परेचर हाई होता है। जो ट्रॉपिकल क्रॉप्स, जो हमारी खरीफ की क्रॉप्स होती है ना, ट्रॉपिकल क्रॉप्स बोलते हैं इनको, इनके लिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चाहिए होता है क्योंकि जून में ग्रो करते हैं। तो वो टेम्परेचर जो साउथ स्टेट में रबी में भी मिल जाता है, वो सर्दी में भी, अक्टूबर में भी इतना हाई टेम्परेचर मिल जाता है क्योंकि कॉस्ट को टच करती है। अब सर्दी आएगी तो वहाँ धीरे 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 उतना उनका टेम्परेचर होता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग। बेसिकली देखो टाइप्स ऑफ फार्मिंग, जैसे आपने 8th क्लास का चैप्टर पढ़ा होगा ज्योग्राफी का, 10th का, उसमें फार्मिंग की टाइप से सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है, हमारी कमर्शियल फार्मिंग, सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो हम घर के लिए ग्रो करते हैं, बेचते नहीं हैं। जो हमारी कमर्शियल फार्मिंग होती है इसमें हम जो भी फसलें उगाते हैं उनको बेचा जाता है मार्केट में, प्रॉफिट लिया जाता है। तो अब ये फिर कौन सी फार्मिंग है? ये जो फार्मिंग है ये हम मॉइस्चर बेस पे पढ़ रहे हैं, हमारी सॉइल में कितना मॉइस्चर है। इरिगेटेड और रेन फेड। रेन फेड जैसे नाम से क्लियर है, ब्रानी एरिया। रेन फेड हम उन फार्मिंग को बोलते हैं जिस, अगर यहाँ पे कोई फसल ग्रो की जाती है तो वो रेन पे डिपेंड करती है। अगर रेन अच्छी होगी तो फसलें कुछ और होगी, अगर रेन अच्छी नहीं होती तो फसलें कुछ और होती हैं। ये रेन फेड का मतलब होता है जो भी आप रेन फेड एरिया में फसलों को ग्रो कर रहे हो वो रेन पे डिपेंड करेंगी कि वो अच्छी होगी या बुरी होगी। कौन सी फसल ग्रो करनी है, हमें राइस ग्रो करना है कि वीट ग्रो करना है, वो डिपेंड करेगा। इरिगेटेड कौन सा होता है? आप इरिगेटेड तो पता ही है, इरिगेटेड जहाँ पे पानी की फैसिलिटी बहुत अच्छी है। अब इरिगेटेड दो पर्पस के लिए किया जाता है, हम अपनी फसलों को इरिगेट दो पर्पस के लिए करते हैं, एक हम प्रोटेक्टिव पर्पस के लिए करते हैं, एक हम प्रोडक्टिव पर्पस के लिए करते हैं। प्रोटेक्टिव पर्पस के लिए मान लो आपने फसल ग्रो की है, क्रॉप ग्रो की है, आप उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, कहीं ये सूख ना जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, उसको अच्छा मॉइस्चर देने के लिए, उसको एडवर्स इम्पैक्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए आप उसको प्रोटेक्टिव इरिगेट करोगे। लेकिन प्रोडक्टिव इरिगेट कब करोगे? जब आप उसी फसल से अच्छा मुनाफा लेना चाहते हो, अच्छा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो। यहाँ पे सब वही लिखा है, प्रोडक्टिव इरिगेशन इज मीन टू प्रोवाइड सफिशिएंट सॉइल मॉइस्चर इन द क्रॉपिंग सीजन टू अचीव हाई प्रोडक्टिविटी, तो उसको हम बोलेंगे प्रोडक्टिव इरिगेशन। अब रेन फेड फार्मिंग देखो, रेन फेड फार्मिंग ना तो हम सूखा बोल सकते, ना हम पानी पानी ऐसा बोल सकते, ऐसा कुछ नहीं होता। रेन फेड का मतलब होता है कि फसल वो डिपेंड करेगी जितनी हमारी वर्षा होगी। मान लो अब ड्राई लैंड फार्मिंग भी होती है, जैसे रागी, ड्राई लैंड फार्मिंग भी होती है। मान लो अब कोई आपने फसल ग्रो की, वर्षा नहीं होती, आपको पता नहीं होती इतनी ज़्यादा जिस एरिया में, तो उस पे आपने रेन फेड ग्रो किया, तो आप कौन सी ग्रो करोगे? रागी, बाजरा, मूंग, ग्राम, गुड़, फॉडर क्रॉप, गौर, आई डोंट नो। एंड वेटलैंड फार्मिंग कौन सी होती है? मान लो वो भी डिपेंड करती है। मान लो वर्षा हुई नहीं है तो डिपेंडेंट दोनों ही, वर्षा पे ड्राई लैंड भी और वेटलैंड भी।
एक टाइम वर्षा हुई नहीं। रागी कुछ एरिया ऐसे ऐसे होते हैं, जैसे रागी ग्रो करोगे, बाजरा, वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है। कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे तो बहुत वर्षा हो जाती है, जैसे वहाँ आप राइस ग्रो करोगे, जूट, शुगर केन ग्रो करोगे। तो डिपेंड दोनों रेन पे ही है। इस फसलों को हम, इस फार्मिंग को हम रेन फेड फार्मिंग बोलते हैं, कि अगर हमने वहाँ कुछ ग्रो कर रहे हैं तो वो टोटली हमारी रेन पे डिपेंड करेगा। रेन अच्छी होती है उस एरिया में तो ये फसलें ग्रो की जाएगी, अगर रेन अच्छी नहीं होती तो हम ये ग्रो करेंगे। इसके बाद अब हमारे आते हैं फूड ग्रेन। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फूड ग्रेन, सबसे पहले दो तरह के फूड ग्रेन होते हैं, सीरियल और पल्सेस। दालें, सीरियल जैसे व्हीट, राइस। सबसे पहले मैं पल्सेस की बात नहीं कर रही, मैं सीरियल के बारे में बात कर रही हूँ। सीरियल दो तरह के होते हैं, एक फाइन ग्रेन होता है, कोर्स ग्रेन होता है। फाइन ग्रेन में हमारा राइस और व्हीट आता है, कोर्स ग्रेन में हमारा ज्वार, बाजरा, मेज, रागी आता है। चार कोर्स ग्रेन को हम मिलेट भी बोलते हैं। चारों मिलेट्स में यही आते हैं, ज्वार, बाजरा, मेज और रागी। क्या बोला मैंने, फूड ग्रेन में सीरियल और पल्सेस आती है। पल्सेस के बारे में बात नहीं कर रहे। सीरियल दो तरह के होते हैं। पहले सीरियल के बारे में बात करते हैं, जो फाइन ग्रेन है हमारे, राइस और व्हीट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइस एंड व्हीट। अब आपको ये पता होना चाहिए राइस के लिए कौन सी कंडीशन चाहिए इसको ग्रो करने के लिए, ये खरीफ है या रबी है, ये आपको एक एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। कौन सा एरिया इसमें अच्छा है, कौन सा एरिया इसमें पीछे जा रहा है, एक एक चीज़ आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। बारे में बात करते हैं। राइस, राइस स्टेपल फूड है। जो भी हमारी इंडिया की पॉपुलेशन, उन पॉपुलेशन, मेजॉरिटी पॉपुलेशन का राइस ही सबसे फेवरेट फूड है। ठीक है। जो राइस है इसके लिए यहाँ पे नहीं दिया गया, ये आपके 8th क्लास के एनसीईआरटी से मैंने लिया है, मैं बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे इसके लिए कंडीशन कौन सी है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट है, बट ये भी नहीं कह सकते नहीं है, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके 8th और 10th क्लास के एनसीईआरटी में है। कौन सी कंडीशन सूटेबल है राइस के लिए? हाई टेम्परेचर होना चाहिए राइस के लिए, हाई ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, हाई रेनफॉल वाला होना चाहिए और एलोवियल सॉइल होनी चाहिए। आई रिपीट इट अगेन, हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल, हाई ह्यूमिडिटी, एलोवियल सॉइल। आप देखो, हम चावल को ग्रो करते हैं, है ना। अब चावल कब ग्रो करते हैं हम? खरीफ क्रॉप है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे मुझे लगता है ये भी नहीं दिया गया, खरीफ क्रॉप है चावल, ये भी पता होना चाहिए। खरीफ, पीछे देख लेना, खरीफ क्रॉप है। क्योंकि अब कुछ लोगों ने राइस ग्रो किया, कुछ कॉटन ग्रो कर रहे हैं, तो कॉटन और राइस दोनों ही खरीफ है। यहाँ से आपको कॉटन भी पता चल जाएगा। अब राइस को अच्छा टेम्परेचर, अच्छा मॉडरेट, अच्छी ह्यूमिडिटी चाहिए, क्योंकि राइस कब ग्रो करता है? जब वहाँ पे काफ़ी सारा पानी होगा। देखा ना हमने, राइस ग्रो करते हैं तो पानी खड़ा रहता है कितने कितने दिन तक। तो ये फसल ऐसी है जो पूरा का पूरा वाटर पे डिपेंड करती है। तो ये किन एरिया में होगी? ये उन एरिया में होगी जैसे ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। इंडिया की बात करते हैं, चलो इंडिया में ये उन्हीं स्टेट्स में ज़्यादा पाई जाती है जो कोस्टल एरिया को टच करते हैं, हमारे ओशन को टच करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है जो कोस्टल को टच नहीं करते वहाँ पे राइस की खेती नहीं होती। जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी इस टाइम पे सबसे बहुत अच्छा प्रोडक्शन दे रहे हैं राइस का। ये क्यों दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे इरीगेशन की फैसिलिटी बहुत अच्छी है। वेस्ट बंगाल की बात करें, वेस्ट बंगाल में तो तीन तीन क्रॉप्स राइस की पाई जाती है, जैसे उस अमन बोरो। ये राइट इज ग्रोन एज अ खरीफ क्रॉप ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून सीजन। ठीक है, साउथ, यहाँ पे आपको कॉटन भी याद रख लेना, कॉटन भी खरीफ क्रॉप है। इंडिया कंट्रीब्यूट करता है 21% ऑफ द राइस इन द वर्ल्ड। एंड इंडिया की जो रैंक है, इंडिया चाइना के बाद दूसरा ऐसा कंट्री है जो जिसकी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है, और इसके बाद जापान है। यहाँ पे नहीं दिया गया, वैसे ज़रूरत भी नहीं है याद करने की। तो जो सबसे ज़्यादा राइस इंडिया में मिलता है, पंजाब, तमिलनाडु एंड हरियाणा, इरीगेशन के बेसिस पे। ठीक है, इरीगेशन के बेसिस पे। वेस्ट बंगाल में तीन कैटेगरी पाई जाती है, उस, अमन एंड बोरो। आगे हम बात करते हैं वीट के बारे में। वीट, वीट के बारे में देखो, वीट जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेरियल क्रॉप है इंडिया में चावल के बाद। फिर क्वेश्चन आता है कि भाई वीट के लिए कौन कौन सा एनवायरनमेंट चाहिए होता है। वीट के लिए आपको मॉडरेट सा टेम्परेचर चाहिए होता है, ज़्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए होता है, मॉडरेट सी रेनफॉल चाहिए होती है जो 50 से 70 सेंटीमीटर के बीच हो।
अब वीट जब ग्रो करते हैं तो मॉडरेट से टेम्परेचर, मॉडरेट सा रेनफॉल, लेकिन जब वीट को हार्वेस्ट किया जाता है, जब कट किया जाता है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा ब्राइट सनशाइन होना चाहिए, अच्छी तरह से सूरज आना चाहिए, तभी हम इसको ग्रो करते हैं, अदरवाइज ये फसल खराब हो जाती है। और वीट कौन सी फसल है? वीट जो हमारी है वो रबी की फसल है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीट रबी की फसल है, क्योंकि हम इसको सर्दी, जो भी फसलें गर्मी में ग्रो करते हैं, खरीफ होती है जो हम सर्दियों में ग्रो करते हैं, हम उसको खरीफ की क्रॉप बोलते हैं, तो वीट खरीफ की क्रॉप है। अब फिर आगे क्वेश्चन आता है कि वीट की प्रोडक्शन कहाँ होती है? वीट की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन यूपी, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में होती है। 2-3 स्टेट याद कर लेना। अगर वीट पूरा का पूरा हम बात करें कि वीट ऑल ओवर द वर्ल्ड कहाँ पे अच्छा मिलता है, तो यूएसए, कनाडा और अर्जेंटीना में बहुत अच्छा मिलता है, लिख सकते हो आप। ये मैंने 8th और 10th क्लास की एनसीईआरटी से लिया है। अब इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारा, हमने कहा था ना, मैंने बोला था कि फूड ग्रेन दो तरह के होते हैं, सीरियल होता है, एक पल्सेस होता है। पल्सेस के बारे में अभी बात नहीं की, सीरियल ही चल रहा है। सीरियल में हमने फाइन ग्रेन के बारे में बात की। फाइन ग्रेन कौन कौन से थे? वीट और राइस था, वीट राइस पढ़ लिया। और कोर्स ग्रेन कौन कौन से थे? ज्वार बाजरा। यहाँ पे ज्वार बाजरा और मेज तीन दिए गए, तीनों के बारे में पढ़ेंगे। ज्वार, अब हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको, अगर आसानी से इसको याद करना, तो आपको ये पता होना चाहिए, जो जितने भी मिलेट्स है वो सैंडी सॉइल में होते हैं, उनको ज़्यादा मॉइस्चर नहीं चाहिए होता है, पानी नहीं चाहिए होता है। तो जो सेमी एरिड एरिया, सेमी एरिड जो सूखा एरिया होता है, आधा सूखा, थोड़ा सा पानी चाहिए होता है, उस एरिया में हो जाता है। ह्यूमिड एरिया कौन सा था? जहाँ पे पानी काफ़ी चाहिए होता है, उसको ह्यूमिड एरिया बोला जाता है। एरिड एरिया उसको बोलते हैं जो थोड़ा सा सूखा एरिया होता है। ज्वार, बाजरा और मेज, ये सारे मिलेट्स होते हैं। एक रागी भी मिलेट होता है, यहाँ पे नहीं दिया गया। इन सारे के लिए सैंडी सॉइल चाहिए होती है। सैंडी सॉइल, अब फिर क्या होगा, कितना हमें रेनफॉल नहीं चाहिए होगी। अब ज्वार के बारे में बात करते हैं। ज्वार को हम सोरगम भी बोलते हैं। जो ये कोर्स सेरील है, सारे के सारे जो कोर्स सेरील है, वो 16% टोटल कंट्री का प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन जो ज्वार को सोरगम बोला जाता है, ये सिर्फ 5% प्रोडक्शन होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसके लिए सॉइल कौन सी चाहिए, सॉइल जो सैंडी सॉइल होती है, ज़्यादा हमें बारिश नहीं चाहिए इसके लिए, ऐसा। और जो सबसे बड़ा इसका कंट्री है, हमारी स्टेट इंडिया की जो प्रोडक्शन करता है, तो कर्नाटका, मध्य प्रदेश, दो ही याद कर लेना। अब ये भी एक रेन फेड क्रॉप है। अगर बारिश थोड़ी बहुत ही होती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बारिश नहीं होती, रेन फेड क्रॉप है। अगर बारिश होती है, इट्स यील्ड लेवल इज वेरी लो इन दिस रीजन। कहाँ? साउथ ऑफ विंध्याचल, क्योंकि वहाँ बारिश नहीं होती होगी, या फिर क्योंकि हमने पढ़ा कि जो रेन फेड क्रॉप्स होती हैं, वो क्रॉप्स पूरी की पूरी रेन पे डिपेंड करती है। रेन ज़्यादा होती है, कम होती है, उस अकॉर्डिंग हम ग्रो करते हैं ज्वार। आगे है बाजरा। बाजरा फिर जैसे देखो, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट कंडीशन में ग्रो किया जाता है, नॉर्थ वेस्ट और वेस्टर्न पार्ट में। ये हार्डी क्रॉप है, बहुत हार्ड होती है ना। ड्रॉट जहाँ पे होता है, जहाँ पे पानी ज़्यादा नहीं होता, वहाँ पे ग्रो, सारे के सारे जितने भी है ना, जो मिलेट्स, ज्वार बाजरा मेज है, मेज को थोड़ा सा चाहिए होता है मॉइस्चर, लेकिन जो रागी भी है उसको भी नहीं चाहिए होता है, तो आप वहाँ ग्रो कर सकते हो। महाराष्ट्र सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, गुजरात, दो दो स्टेट्स याद कर लेना, बहुत है। इसके लिए जो सैंडी सॉइल चाहिए होती है, बस। मेज जो है, ये इसके लिए थोड़ा सा, मैंने जैसे बोला कि सेमी एरिड एरिया में ये भी हो जाता है, सूखे एरिया में इतने ज़्यादा मॉइस्चर नहीं चाहिए होता है इसको भी। पंजाब, इट इज़ सोन ऑल ओवर इंडिया, पंजाब को छोड़ के, ईस्ट और इस एरिया को छोड़ के अब तो ग्रो किया जाता है पंजाब में भी बहुत ज़्यादा। लीडिंग प्रोड्यूसर जो मेज़ के कर्नाटक और मध्य प्रदेश है। अब मेज़ के लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए वो कौन कौन सी होती है? मॉडरेट सा टेम्परेचर चाहिए होता है, ज़्यादा टेम्परेचर नहीं, ज़्यादा वर्षा नहीं चाहिए होती है, सनशाइन चाहिए होता है इसको, फर्टाइल सॉइल चाहिए होती है, मतलब थोड़ा सा पानी तो मिल सके। अब दूसरे जो हमारे सेरील हैं, मैंने बोला था एक फूड ग्रेन है और एक पल्सेस है। पल्सेस के बारे में बात करते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इंडिया सबसे बड़ा प्रोडक्शन भी करता है पल्सेस का, और सबसे ज़्यादा बड़ा कंज्यूमर ही भी है पल्सेस का। पल्सेस काफ़ी तरह की होती है, जैसे मूंग, उड़द, तूर, ये हमारी खरीफ में आती है। जो रबी में आती है, ग्राम, बारले, पीस, जो ये होती है, ये हमारी रबी में आती है। सबसे पहले तुर के बारे में बात करते हैं, और अरहर।
जो तुर है ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पल्स क्रॉप है। इसको हम रेड ग्राम भी बोलते हैं और पिजन पी भी बोला जाता है। जो एरिया ड्राई एरिया, अब देखो हमारी कॉमन सेंस है, हमें पता है पल्सेस किस एरिया में ग्रो की जाती है, जहाँ बारिश की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती वहाँ ग्रो की जाती है। तो जो तुर अरहर, अरहर उन्हीं एरिया में जो ड्राई एरिया होते हैं, बारिश नहीं चाहिए होती है, वहाँ पे ग्रो होती है। महाराष्ट्र ही अकेला स्टेट 1/3 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन तुर की इंडिया में प्रोड्यूस करता है। ड्राई एरिया में तुर को प्रोड्यूस किया जाता है। तुर कौन सी है? हमारी खरीफ क्रॉप है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। तुर कौन सी फसल है, कौन सी क्रॉप है? ये हमारी खरीफ की क्रॉप है। हम गर्मियों में ग्रो करते हैं इसको। ग्राम हमारी रबी क्रॉप है, सब ट्रॉपिकल एरिया में ग्रो की जाती है। ये भी थोड़ा सा ऐसे जैसे हम बोलते हैं ना, बारिश इतनी नहीं चाहिए होती है, थोड़ी सी चाहिए होती है, ऐसा भी नहीं है ऐसा ही बिल्कुल सूखे में उग जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो इसमें जो सबसे बड़े स्टेट है वो है हमारे मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स, ऑयल सीड्स कौन कौन से होते हैं? ऑयल सीड्स में ग्राउंड नट, रेप सीड एंड मस्टर्ड एंड अदर ऑयल सीड जैसे सोयाबीन एंड सनफ्लावर। ऑयल सीड आर प्रोड्यूस्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग एडिबल ऑयल। हम खाने के लिए भी यूज करते हैं, जैसे मालवा प्लेटू, मराठवाड़ा, गुजरात में ये ग्रो किया जाता है। कंट्री में 14% ग्रो किया जाता है। हमारे इंडिया में अगर देखेंगे ऑयल सीड्स तो बहुत सारे हैं। हम अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में कौन कौन से ऑयल सीड्स है? ग्राउंड नट, रेप सीड, मस्टर्ड, सोयाबीन, सनफ्लावर, आपको ये पता होना चाहिए ये रबी है या क्रॉप है। अब आगे हम बात करते हैं। पहले ग्राउंड नट, इंडिया में 15% इसकी प्रोडक्शन होती है। खरीफ है, खरीफ है ऑफ ड्राई लैंड। खरीफ है, गर्मियों में ग्रो किया जाता है। ड्राई लैंड है, खरीफ उसको ही बोला जाता है जो गर्मियों में ग्रो किया जाता है। बट साउथ इंडिया में भी ये ग्रो होता है। साउथ इंडिया में ये खरीफ तो है लेकिन ये रबी भी है। जैसे वो कोस्टल एरिया को टच करता है, इतना टेम्परेचर का इम्पैक्ट नहीं पड़ता, तो ये खरीफ भी है रबी भी है। ये याद रखना, साउथ इंडिया में जो ग्राउंड नट है वो खरीफ है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में खरीफ है और साउथ इंडिया में रबी और खरीफ दोनों है। 3% कंट्री जो टोटल प्रोडक्शन है कंट्री की कवर करता है, और वर्ल्ड में 15% कवर करता है। गुजरात, राजस्थान जो हाईएस्ट प्रोड्यूस करते हैं। रेप सीड एंड मस्टर्ड, रेप सीड एंड मस्टर्ड कंप्राइजेज ऑयल सीड लाइक राई, सरसों, तोरिया, तारा मीरा। ये सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, रबी सीजन में ग्रो की जाती है। ये इसमें हाँ, ये एक चीज़ याद रखना कि राजस्थान जो इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, 1/3 प्रोडक्शन जो है इसकी राजस्थान ही कर रहा है। तो रेप सीड और मस्टर्ड में इतना ही ज़्यादा पढ़ने के लिए कुछ नहीं था, इतना ही इम्पोर्टेंट है कि इसमें राई, सरसों, तोरिया, तारा मीरा ये था। सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, ये पूछा जा सकता है कि आपको नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में ग्रो की जाती है। और अब बट द इरिगेशन और इम्प्रूवमेंट इन सीड की जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हुई है, इस फसल को ग्रो किया जाने लगा है। राजस्थान सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है रेपसीड और मस्टर्ड, रेपसीड और मस्टर्ड है ना, मस्टर्ड का। आगे हम बात करते हैं ऑयल सीड, सोयाबीन एंड सनफ्लावर। सोयाबीन ज़्यादातर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मिलता है, और जो हमारा सनफ्लावर है वो जो दीज टू स्टेट 90% प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, जो सोयाबीन है ज़्यादातर हमें मध्य प्रदेश में मिलता है और महाराष्ट्र में मिलता है। ये दोनों स्टेट जो सोयाबीन है 90% प्रोड्यूस कर रही हैं। उसके बाद है हमारा सनफ्लावर। सनफ्लावर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में ज़्यादा मिलता है। यहाँ पे आपके लिए स्टेट ही इम्पोर्टेंट है। और अब आगे फाइबर क्रॉप। फाइबर दो ही मेनली क्रॉप है, कॉटन और जूट। कॉटन की अगर बात करते हैं, कॉटन एक ट्रॉपिकल क्रॉप है। कौन सी क्रॉप है? ट्रॉपिकल क्रॉप है। कहाँ ग्रो की जाती है, किस सीजन में ग्रो की जाती है? खरीफ सीजन में ग्रो की जाती है, खरीफ क्रॉप है। अब इसके लिए एनवायरमेंट कंडीशन कौन कौन सी चाहिए होती है? इसके लिए ब्राइट सा सनशाइन चाहिए होता है। आपको देखा होगा ना, नरमा भी बोलते हैं कॉटन को। नरमा नॉर्थ वेस्ट में नरमा बोलते हैं, पंजाब जैसे स्टेट उसमें नरमा बोला जाता है इसको। कॉटन एक ट्रॉपिकल क्रॉप है और ये खरीफ क्रॉप है। सेमी एरिड एरिया में ग्रो की जाती है। इसके लिए लाइट सी रेनफॉल चाहिए होती है। टेम्परेचर इसके लिए बहुत अच्छा चाहिए होता है, क्योंकि उसमें जो फ्लावर होते हैं ना वाइट कलर के, उसको टेम्परेचर चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। ब्राइट सनशाइन चाहिए होता है। और 200 डे फ्रॉस्ट फ्री यहाँ पे नहीं दिया गया है।
फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए होते हैं, ठीक है। 200 फ्रॉस्ट फ्री डेज, एक बार फिर रिपीट करती हूँ। हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, हाई सनशाइन, ब्राइट सनशाइन सॉरी, मॉडरेट सी रेनफॉल चाहिए होती है, लाइट सी रेनफॉल चाहिए होती है, और 200 फ्रॉस्ट फ्री डेज फ्री होनी चाहिए, ठीक है। नरमा बोला जाता है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। अब इसकी जो पहले तो जो पाकिस्तान जो पार्टीशन हुई इंडिया की 1947 में, तो जो बहुत सा बड़ा इंडिया का एरिया था वो पाकिस्तान में चला गया था, जहाँ पे हम कॉटन ग्रो करते हैं। इंडिया के जो रैंक है वो चाइना के बाद सेकंड रैंक है। कॉटन 4% कंट्री का ग्रो कर रहा है। कॉटन सबसे ज़्यादा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में ग्रो कर रहा है। पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान में ग्रो कर रहा है इंदर। और अब बात करते हैं जूट। जूट के लिए, जूट को गोल्डन फाइबर बोला जाता है। ये इसमें नहीं दिया गया, आप लिख सकते हो, कहीं पर लिख लेना, इसकी साइड में, बुक की साइड में लिख लेना। जूट को गोल्डन फाइबर बोला जाता है। जूट जो होता है, इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है, एलोवियल सॉइल चाहिए होती है। आपको पता होगा जूट के लिए तो बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है जूट के लिए। जूट एक गोल्डन फाइबर है, गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। एलोवियल सॉइल चाहिए होती है, क्योंकि एलोवियल सॉइल में जो पानी की कैपेसिटी होती है होल्ड करने की काफ़ी अच्छी होती है। टेम्परेचर बहुत अच्छा चाहिए होता है, रेनफॉल बहुत अच्छी चाहिए होती है, और ह्यूमिड क्लाइमेट, मतलब पानी जिसमें होता है, मॉइस्चर होता है, पानी भी नहीं बोल सकते, ऐसा जूट के लिए एनवायरनमेंट चाहिए होता है। अब वेस्ट बंगाल में बहुत अच्छी ग्रो की जाती है। बांग्लादेश में इसकी बहुत अच्छी प्रोडक्शन है जूट की। ये 10th क्लास के एनसीईआरटी में वो भी हम कवर करेंगे, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ इम्पॉर्टेंट है, मैं बता दूँ। तो जूट की प्रोडक्शन यहाँ बहुत अच्छी की जाती है। बिहार, असम में बहुत अच्छी ग्रो की जाती है। जूट को ऐसा याद रखना, गोल्डन फाइबर बोलते हैं। एलोवियल सॉइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, रेनफॉल तो बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है। इंडिया एंड बांग्लादेश इसके बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं जूट के। अब कैश क्रॉप की बात करते हैं। शुगर केन। शुगर केन एक ट्रॉपिकल एरिया में ग्रो करता है, लेकिन कुछ कंडीशन के अंडर ये सब ट्रॉपिकल एरिया में भी ग्रो करता है। सब ट्रॉपिकल एरिया में भी ग्रो करता है कुछ कंडीशन में। इट इज़ कल्टिवेटेड इन सम ह्यूमन एंड ह्यूमन क्लाइमेट। अब इंडो गंगेटिक प्लेन में ये ग्रो करता है। आपको इतना ही याद रखना है कि शुगर केन कहाँ पे ग्रो करता है, ट्रॉपिकल एरिया में ग्रो करता है, ट्रॉपिकल क्रॉप है। और दूसरा याद रखना कि इंडो गंगेटिक प्लेन में है। एक याद रखना कि इसके लिए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है। 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर चाहिए होता है। रेनफॉल 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए होती है। ये आपको याद रखना है। ब्राज़ील और इंडिया में शुगर केन की बहुत अच्छी प्रोडक्शन होती है। इंडिया में महाराष्ट्र सबसे बड़ा, यूपी सॉरी, यूपी के बाद महाराष्ट्र जो सबसे बड़ा प्रोडक्शन है शुगर केन का। यूपी तो बहुत इंपॉर्टेंट है शुगर केन के लिए। शुगर केन में ट्रॉपिकल क्रॉप है, ह्यूमिड एंड सब ह्यूमिड एरिया में होता है, इंडो गंगेटिक प्लेन में होता है। इसके लिए जो टेम्परेचर 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस, और जो रेनफॉल है 75 से 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए होती है। ब्राज़ील और इंडिया सबसे बड़ा प्रोडक्शन है। इंडिया में इसकी जो प्रोडक्शन है वो यूपी में बहुत बड़ी प्रोडक्शन होती है। इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर ब्राज़ील। ये देखो आप। अब आप बेवरेजेस क्रॉप देखोगे, टी और कॉफ़ी, दो ही है बेवरेजेस क्रॉप, टी और कॉफ़ी, एक चाय और एक हमारी कॉफ़ी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाय के लिए टेम्परेचर कौन सा चाहिए होता है, एक दो बार ही पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। चाय के लिए थोड़ा सा ठंडा टेम्परेचर चाहिए होता है, जैसे आसाम है ना, हमारी पहाड़ियाँ वगैरह, आप याद रख सकते हो, वहाँ पे ठंडा टेम्परेचर चाहिए होता है, अच्छी रेनफॉल चाहिए होती है। और कॉफ़ी के लिए तो बहुत गर्म टेम्परेचर चाहिए होता है। जो टी है, हमारी टी कौन सी फसल है, टी ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। जो टी है हमारी, उसके लिए टेम्परेचर जो है उस टी के लिए दोबारा बात करते हैं, कौन सा एनवायरनमेंट चाहिए होता है जिसमें मॉइस्चर बहुत अच्छा हो, कूल एनवायरनमेंट, बहुत सी बारिश जैसे आसाम में मिलती है। ये एक ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, ठीक है, और बहुत अच्छी रेनफॉल चाहिए होती है इसको। और जो टी लीव्स होते हैं उसमें ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, कैफीन और टैनिन होता है।
और आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो टी की प्लांटेशन इंडिया में स्टार्ट हुई थी वो ब्रह्मपुत्रा वैली ऑफ आसाम से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे इसके बाद ये वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट में भी इसकी प्रोडक्शन होने लगी। टी इज ऑल्सो कल्टिवेटेड ऑन द लोअर स्लोप ऑफ नीलगिरी एंड कार्डामम हिल्स पे भी इसकी प्रोडक्शन होती है इन द वेस्टर्न घाट। इंडिया जो सबसे बड़ा टी का प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में, ठीक है, India is a leading producer of tea, account about 21% total production of the world according to 2015। और ये यहाँ पे बताया गया है इट रैंक सेकंड अमंग टी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना 2015। एक्सपोर्ट करने में ये इतना ज़्यादा नहीं, अगर कर सकते तो कर लेना। असम में बहुत अच्छी प्रोडक्शन होती है चाय की, उसके बाद वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु है। वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु, असम में सबसे बड़ी जो प्रोडक्शन होती है टी की हमारी, और जो वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग, हमारा कूच बिहार, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे भी बहुत अच्छी होती है। कॉफ़ी, जैसे मैंने बोला कॉफ़ी के लिए हमें जो इन्वायरमेंट गर्म चाहिए होता है, वार्म एंड वेट क्लाइमेट चाहिए होता है, वेल ड्रेन्ड लॉमी सॉइल चाहिए होती है, हिली स्लोप चाहिए होती है। इसके लिए हिली स्लोप, इतना ज़्यादा स्लोप जो चाहिए होता है, लेकिन जेंटल सी स्लोप चाहिए होती है। कॉफ़ी के लिए पूरी हिल स्लोप होनी चाहिए। और जो कॉफ़ी है ना, कॉफ़ी एक ट्रॉपिकल प्लांट है, प्लांटेशन क्रॉप, ये ट्रॉपिकल भी है और सब ट्रॉपिकल भी है। और जो कॉफ़ी है, कॉफ़ी की 3 वैराइटीज़ इंडिया में मिलती है, अरेबिका, रोबस्टा, लिबेरिका। जो अरेबिका है ये सबसे अच्छी क्वालिटी की कॉफ़ी होती है जो इंडिया ग्रो करता है, और इसकी डिमांड पूरे वर्ल्ड में है इस कॉफ़ी की, ठीक है। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक इसकी प्रोडक्शन करते हैं, काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन ये 3 ही स्टेट करते हैं। कर्नाटका अकेला 2/3 प्रोडक्शन करता है। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की, जो वैसे इंपॉर्टेंट था हमारा कवर चुका है, ये मेन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट कैसे हुई, देखो बिफोर इंडिपेंडेंस से पहले, इंडिपेंडेंस से पहले जब ब्रिटिश रूल कर रहे थे इंडिया में, एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा इतना अच्छा नहीं था। कितना ज़्यादा उन्होंने हमें एक्सप्लॉइट किया, हमारे कंट्री को एक्सप्लॉइट किया। जब पार्टीशन हुई तो तब ड्रॉट फेमीन थे, और जब पार्टीशन हुई तो कुछ अच्छा जो एरिया था हमारा पाकिस्तान के पास चला गया, कुछ बांग्लादेश के पास चला गया। वो तो बहुत बाद में, जैसे जो हमारा 1960 के बाद की बात है, लेकिन जो इंडिपेंडेंस के बाद है वो पाकिस्तान में चला गया, जो अच्छा हमारा इरीगेटेड एरिया था। और आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद क्या था कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही थी। ड्रॉट था, फेमीन था, एरिया चला गया हमारा। तो गवर्नमेंट का इंडिपेंडेंस के बाद गोल यही था कि हमें हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को अच्छा करना, और इसके लिए उन्होंने जो कैश क्रॉप थी उसको फूड क्रॉप में स्विच ओवर किया, इंटेंसिफाई किया कल्टीवेटेड एरिया को, और फैलो लैंड जो ऐसे पड़ी हुई थी उसको एग्रीकल्चर सेक्टर के अंडर लेके आए। पहले तो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन था अच्छा ग्रो करने लगा, प्रोडक्शन अच्छी होने लगी, लेकिन बाद में क्या हुआ, इसके लिए गवर्नमेंट 2 प्रोग्राम भी लेके आई थी, AIDP एंड IAP। बट 1960 में क्या हुआ, 2 क्राइसिस आए, 2 ड्रॉट आए, सूखा पड़ गया, तो हमारे देश में फूड क्राइसिस आ गया। जब फूड क्राइसिस आया तो हम जो फूड इंपोर्ट के लिए दूसरी कंट्रीज पर डिपेंड करते थे, जैसे अमेरिका पे भी हमने बहुत फूड ग्रेन इंपोर्ट किया है, तो हमने फूड इंपोर्ट के लिए डिपेंडेंस बढ़ी। लेकिन जैसे ही सीड्स की बहुत अच्छी वैरायटीज आई, वीट की, राइस की, तो गवर्नमेंट को एक अच्छा इनिशिएटिव लगा कि हमें इनको यूज़ करना चाहिए। फर्टिलाइज़र लेके आए, केमिकल फर्टिलाइज़र जो हमारे पेस्ट अटैक करते थे। सीड्स की अच्छी वैरायटी आई, केमिकल फर्टिलाइज़र आए, तो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे उन टेक्नोलॉजी को अप्लाई किया। जो सीड्स थे अच्छे, इरिगेशन यहाँ अच्छी थी, और यहाँ पे जो हमारे केमिकल फर्टिलाइज़र को यूज़ किया, सीड्स की अच्छी वैरायटी को यूज़ किया, तो प्रोडक्शन बहुत अच्छी हुई। तो हम एक फूड जो डिपेंडेंसी हमारी अदर कंट्रीज़ पे वो कम हुई। इसको ग्रीन रेवोल्यूशन भी बोला जाता है। तो यहाँ पे बड़ी बड़ी एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट हुई, कुछ छोटी इंडस्ट्रीज़ भी हुई। तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने हमारे फूड प्रोडक्शन में, हमारी फूड जो प्रोडक्शन थी उसको इंक्रीज़ किया। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि पंजाब, हरियाणा, यूपी एंड आंध्र प्रदेश एंड गुजरात तक ही ये सीमित थी।
अब ये तो एक रीजनल डिस्पैरिटी हुई कि सरकार उस एरिया पे तो ध्यान दे रही है, तो अब सरकार ने क्या किया, गवर्नमेंट ने जो ग्रीन रेवोल्यूशन का था, उन्होंने जो ये रीजनल डिस्पैरिटी थी इसको कम करने के लिए उन्होंने जो टेक्नोलॉजी थी उनकी उनको ईस्टर्न और सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री तक स्प्रेड करना शुरू किया। तो इसके लिए प्लानिंग कमीशन ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिए। जो बाकी एरिया थे वहाँ पे एक्वाकल्चर, पोल्ट्री फार्म, कल हॉर्टिकल्चर, डेयरी फार्मिंग, जहाँ पे मान लो एग्रीकल्चर अच्छी हो ही नहीं पाती, तो उन्होंने बाकी जो एग्रीकल्चर में तो ये भी फार्मिंग में आता है, तो उन्होंने इस फार्मिंग को वहाँ पे इनिशिएटिव लिए गए। तो जो हमारी कंट्री थी वो फूड में बहुत अच्छा प्रोड्यूस करने लगी, हम एक सेल्फ रिलायंट कंट्री बने फूड में। आज हमारी जो फूड की प्रोडक्शन इंडिया में बहुत अच्छी है। ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर एंड आउटपुट एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर की देखो, एग्रीकल्चर की ग्रोथ तो बढ़ी, प्रोडक्शन एंड यील्ड ऑफ मैनी क्रॉप सच एज राइस एंड व्हीट बहुत अच्छी इंक्रीज हुई है। ठीक है, शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन की भी बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। इरिगेशन की एक्सपेंशन हुई, इरिगेशन की अगर एक्सपेंशन होगी, अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेके आई जाएगी, अच्छी वैरायटी के सीड्स लेके आए गए, फर्टिलाइजर लेके आए गए, पेस्ट का अटैक कम हुआ, तो जो प्रोडक्शन थी वो इंक्रीज हो गई, इंक्रीज हुई। उसके बाद जो टेक्नोलॉजी थी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, उन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया है हमें एक फूड सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए। अब हमारा इंडिया एग्रीकल्चर कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव ले रही है, लेकिन डिपेंडेंस ऑन एरेटिक मानसून, जो 33% एरिया हमारा, जैसे पंजाब हरियाणा ये एरिया है ना, यहाँ भी इरिगेशन अच्छी है, यहाँ पे इतना मानसून का फर्क तो पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी बारिश ना हो तो उनके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं होता, उनके पास होता है, ट्यूब वेल्स है यहाँ पे। लेकिन कहीं जगह ऐसी होती है जो क्रॉप्स है पूरी की पूरी रेन फेड होती है, वो बारिश पे डिपेंडेंट होती है, तो कहीं पे तो बारिश इतनी ज़्यादा हो जाती है कि पूरी की पूरी फसलें तबाह हो जाती है, और कहीं बारिश होती नहीं। तो जो हमारा 33% जो एरिया है वही अच्छा एरिया है, अच्छा मतलब इरिगेशन जो फैसिलिटी अच्छी है, लेकिन जो बाकी के वो पूरा पूरा मानसून डिपेंडेंट है, अगर बारिश ज़्यादा हुई तो डूब जाएगा, नहीं हुई तो सूख जाएगा। प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, जैसे हमारा राइस व्हीट है, इनकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, अगर यूएस रशिया जापान को देखा जाए इनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज हमारे पास इतने नहीं है, मान लो जो हमारा आज का किसान है वो आज के इतने महंगे फर्टिलाइज़र को लेने के लिए बैंक से लोन लेते हैं, वो नहीं दे पाते, तो जो हमारा कर्जा है वो बढ़ रहा है। लैक ऑफ लैंड रिफॉर्म, जैसे पहले महलवाड़ी, रायतवाड़ी और जमींदारी सिस्टम था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उन्होंने पूरी तरह से हमारे एक्सप्लॉइट किया था पीजेंट को, तो इंडिपेंडेंस के बाद लिए गए रिफॉर्म, लेकिन वो रिफॉर्म इनेक्ट तो किए गए लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किए गए, तो इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम है। लोगों के जो किसान हैं हमारे, उनके पास स्मॉल फार्म साइज है, और जो कमर्शलाइजेशन, लैक ऑफ कमर्शलाइजेशन, मतलब वो सिर्फ अपने कंजप्शन के लिए फसलों को ग्रो करते हैं, क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, बेचने के लिए नहीं, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब वो ग्रो भी करते हैं। वो अंडर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, जो अगर कोई एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व होता है, क्योंकि उसको 4 से 8 महीने के लिए अनएम्प्लॉयड रहना पड़ता है, तो ये भी एक कारण है। डिग्रेडेशन ऑफ कल्टीवेबल लैंड, जो हमारा एग्रीकल्चर इतना अच्छा लैंड था, आज डेवलपमेंट तो हो रही है, लेकिन जो हमारी लैंड थी, एग्रीकल्चर लैंड थी, उसको एक्सप्लॉइट करके हम उसको नॉन एग्रीकल्चर में कन्वर्ट किए जा रहे हैं। जो हमारी लिग्यूमिनियस क्रॉप्स थी, ये कौन सी क्रॉप्स होती हैं, जैसे हमारी पल्सेस होती हैं ना, वो क्या करते हैं, जब हम उन क्रॉप्स को ग्रो करते हो, जैसे आप पंजाब हरियाणा देखोगे, पंजाब में तो ये बिल्कुल ही ग्रो नहीं की जाती पल्सेस, राइस ग्रो किया जाता है, या फिर कॉटन, राइस के लिए कितना पानी चाहिए होता है, हम कितना वाटर को एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं, मिट्टी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो जो लिग्यूमिनियस क्रॉप्स होती हैं, जैसे हमारी पल्सेस होती है, ये क्या करती है, एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन को लेती हैं, लेने के बाद जो सॉइल की फर्टिलिटी उसको इंक्रीज करते हैं, लेकिन जो ये ल्यूमिनियस क्रॉप है ये पूरी तरह से डिस्प्ले कर चुकी हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर ऑफ लैंड, जो एग्रीकल्चर के बारे में था, लैंड एंड एग्रीकल्चर। आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।